Hey everyone, welcome back to the channel. And today, as we know, we will discussing the chapter number 4 for class 11th. तो उसी का ही हम एक important topic discuss करने जा रहे हैं. That is the principle of perceptual organization. ओके तो ये होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखो, इसका मतलब है कि जब हम इन्वायरमेंट से बहुत सारे स्टिमुलाई, दैट इज इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स रिसीव करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है उन्हें ऑर्गेनाइज करता है और एक मीनिंगफुल परसेप्शन बनाता है. गॉट इट. ये कॉन्सेप्ट है आपका. गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट ने उनको मतलब उन्होंने प्रेजेंट किया था. ये उन्होंने ये कहा था, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट्स. ओके, तो इसको थोड़ा सा और फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं. इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें उनका जो ग्राउंड प्रिंसिपल है वो फिगर करना है. ठीक है, जैसे कि इस प्रिंसिपल में हम एक ऑब्जेक्टिव को हम मेन फिगर और बाकी को हम बैकग्राउंड समझते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे रूबिन वेस. एक ही इमेज को आप वेस भी देख सकते हो और दो फेसेस भी देख सकते हो. ठीक है, तो अब इसको मैं आने वाली क्लास में आके थोड़ा डिटेल में एक्सपैंड करूंगी. ठीक है. दूसरी बात है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. अच्छा, ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी होता क्या है? देखो, जो ऑब्जेक्ट एक जैसे दिखते हैं शेप में, साइज में, कलर में, उन्हें हम एक ग्रुप या पैटर्न में देखते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर डॉट्स रेड और ब्लू हो तो रेड डॉट्स को एक ग्रुप में और ब्लू डॉट्स को दूसरे ग्रुप में मानेंगे, है ना. वहीं अगर मैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी की बात करूं तो जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास होते हैं ना, उन्हें हम एक ग्रुप की तरह देखते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर डॉट्स एक लाइन में क्लोज होते हैं तो हमें वो एक पैटर्न लगेगा. दैट इज प्रॉक्सिमिटी. नेक्स्ट थिंग इज लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसे हम गुड कॉन्टिन्यूशन भी बोलते हैं. देखो, हमारी जो टेंडेंसी होती है ना, कि ऑब्जेक्ट को एक कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में देखना, ना कि रैंडम. जैसे कि लाइंस क्रॉस कर रही हूँ, है ना, तो हम उन्हें अलग अलग कॉन्टिन्यूअस लाइंस के रूप में देखते हैं. अगर मैं वही आपकी बात लॉ ऑफ क्लोजर की करूं, तो हमारा जो ब्रेन है वो इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट को भी कंप्लीट फॉर्म में देख लेता है. एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सर्कल थोड़ा ब्रोकन हो तो भी हम उसे कंप्लीट सर्कल ही समझते हैं ना. मतलब समझते तो ऐसे नहीं कि हाँ भाई ये तो सर्कल ही है. दैट इज लॉ ऑफ क्लोजर. वहीं अगर मैं आपसे लॉ ऑफ फिगर की बात करूं, लॉ ऑफ फिगर क्या कहता है आपका, कहीं ना कहीं देखो, हम सेपरेट करते हैं ऑब्जेक्ट को उसके ग्राउंड से, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है ना. वहीं अगर मैं आपसे मूवमेंट की बात कर रही हूँ या कोई भी, जैसे कि मान लो मैं सिमिट्री की बात कर रही हूँ. अच्छा, लॉ ऑफ सिमिट्री होता क्या है? हम सिमिट्रिकल इमेजेस को नेचुरली एक ग्रुप की तरह परसीव करते हैं, है ना. जैसे एग्जांपल है बटरफ्लाई का, जो लेफ्ट और राइट विंग है, एक ही ऑब्जेक्ट लगता है ना कि एक ही तो है. वहीं अगर मैं लॉ ऑफ कॉमन कॉमन फेट की बात करूं, तो जहां पे जो ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना, और उन्हें हम एक ही ग्रुप के रूप में हम परसीव करते हैं. जैसे कि बर्ड्स फ्लाइंग इन द सेम डायरेक्शन अपीयर्स एज अ, तो वो क्या है, वो एक ही ग्रुप का पार्ट है. अच्छा, वहीं अगर मैं लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी की बात करूं, सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है, सिंपल सा वर्जन, मतलब कि जहाँ पे मोस्ट स्टेबल और पॉसिबल आउटकम दिखाई दे. मतलब कि जैसे कि ओलंपिक का सिंबल है, वो क्या है, वो पांच इंटरलॉक करता हुआ सर्कल को, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, बट हमें समझ में आता है कि हाँ सर्कल के अंदर सर्कल्स है. दैट इज द पैराग्मेस. ओके, तो ये है आपका सिंप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट. वहीं अगर मैं आपसे बात करूं, व्हाट इज र्यूबिन्स वेस, ये होता क्या है? आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रही होगी. एक फेस दूसरे फेस की तरफ है ना. और ये होता क्या है? देखो, इसको ना डैनिश साइकोलॉजिस्ट, जिनका नाम एडगर र्यूबिन था, ठीक है, उन्होंने ये इसका इल्यूजन दिया था, जिसमें एक सिंगल इमेज होती है जो दो तरह से परसीव की जा सकती है. ठीक है, इसमें एक सिंगल इमेज होती है जो दो तरह से परसीव की जाती है. अगर आप ब्लैक पार्ट को देखो तो वो एक वास लगेगा, है ना, जैसे कप या शेप. अगर आप व्हाइट पार्ट को देखो, फोकस करोगे, तो वो दो फेसेस लगेंगे, है ना, जैसे प्रोफाइल होती है. तो अगर मैं इसका साइकोलॉजी मीनिंग देखूं, तो एग्जाम्पल के तौर पे फिगर क्या है, देखो, ग्राउंड प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है. दैट इज द गेस्टल लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ब्रेन एक ही समय पे दो चीजों को इक्वली फिगर नहीं बना सकता. मतलब वो एक चीज फिगर बनाते, मतलब एक चीज फिगर बनती है और दूसरी ऑटोमेटिकली ग्राउंड, मतलब कि बैकग्राउंड, लेकिन परसेप्शन स्विच करता है. तो इन सिंपल वर्ड्स,
र्यूबिन वेज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसमें एक ही पिक्चर को दोनों तरह से समझा जा सकता है, वेज या फेसेस, ठीक है। ये दिखता है कि हमारा परसेप्शन सब्जेक्ट और सेलेक्टिव होता है, ठीक है। दूसरी बात, हाउ इट वर्क्स, इफ यू फोकस ऑन व्हाइट एरिया यू सी अ वास, इफ यू फोकस ऑन द ब्लैक एरिया यू सी टू फेसेस ईच अदर, राइट। तो मतलब अगर आप एक तरफ देखोगे तो आपको व्हाइट दिखाई देगा, तो ब्रेन क्या करता है, वो ज्यादा परसेप्शन को होल्ड नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो ये हमारा ब्रेन एक ही टाइम पर एक ही एरिया को फिगर बनाता है और बाकियों को बैकग्राउंड बना देता है। तो इससे क्या होता है ना, ब्रेन को कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं होता, ठीक है। तो जिस एरिया पर आप फोकस करते हो उसको ब्रेन फिगर बनाएगा और आप ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड बन जाते हैं। होता है ना कि एक तरफ देखते हो तो बाकी सब दिखता ही नहीं है, ठीक है। सो सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ओके। देखो, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये सिर्फ परसेप्शन नहीं शो करता, ये ऑर्गेनाइज करने का काम करता है ना। र्यूबिन वेस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ हाउ द ह्यूमन ब्रेन सेपरेट फिगर एंड द ग्राउंड। तो इट shows the perception, it's not just about what we see but how the brain organize the visual information, ठीक है। तो दो लोग सेम पिक्चर देखकर डिफरेंट चीजें परसीव कर सकते हैं, एक को वास दिखेगा दूसरे को फेस दिखेगा। दिस हाईलाइट्स द परसेप्शन नॉट द प्योरली ऑब्जेक्ट, तो इट डिपेंड ऑन द फोकस एंड अटेंशन, ठीक है। तो र्यूबिन वास इज एन एग्जांपल ऑफ द एमपीजीएस फिगर। तो ये स्टिमुलाइज है जो एक ज्यादा तरीके से इंटरप्रेट हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट फॉर द साइकोलॉजी बिकॉज इट प्रूव्स आवर ब्रेन इज एक्टिव इन कंस्ट्रक्टिंग रियलिटी नॉट जस्ट पैसिवली रिसीविंग इट। आवर ब्रेन इज वेरी वेरी क्रिएटिव, राइट। तो आर्टिस्ट हैं, आपके जो एडवर्टाइजर्स हैं वो इस फिगर को यूज करते हैं, है ना, वेबसाइट और ऐप डिजाइन में क्लियर फिगर बनाने के लिए, और हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग और अटेंशन में। तो इन शॉर्ट, र्यूबिन वास is important because it teaches us the perception in the selective and objective and organizing the brain. It's not just about a mirror or the outside world. Okay. So let me see the example in the real life. तो इसमें दिया है, थिंक ऑफ अ मूवी स्क्रीन। आप एक मूवी स्क्रीन को देखिए और कैरेक्टर को देखिए, तो आपको पता लगेगा कि स्टैंड आउट चीजें कैसे करिए। समटाइम्स तो डिपेंड करेंगी वो आपके मतलब फोकस पे और कभी कभी आपके बैकग्राउंड पे। तो कभी कभी आप फैशन और कैमोफ्लेज देखते हो, मतलब कि आर्मी यूनिफॉर्म्स में कैम्यूफ्लेज यूज होता है ना, ताकि सोल्जर्स ग्राउंड और बैकग्राउंड इन्वायरमेंट के साथ थोड़े से मर्ज हो जाएं और इजीली विजिबल ना हो। वहीं अगर मैं आपसे डेली कॉन्वर्सेशंस की बात करूं, तो जब एक क्राउडेड रूम में और बैकग्राउंड में बहुत नॉइस है, फिर भी तुम एक दोस्त की आवाज पे फोकस कर सकते हो, दैट इज द ऑडिटरी फिगर, राइट। सो सिंपल सी बात है कि देखो, मॉडर्न आर्टिस्ट भी इसे इल्यूजन बनाते हैं, है ना, जहाँ एक ही पेंटिंग में मल्टीपल परसेप्शंस पॉसिबल हैं। तो एक ही पोर्ट्रेट जो क्लोजअप में आपको फेस दिखता है और दूसरा आपको लैंडस्केप दिखता है, दैट इज द वास, दैट इज र्यूबेन्स वेज का रियल लाइफ लेसन है कि ब्रेन हमेशा डिसाइड करता है क्या फिगर है और क्या बैकग्राउंड है, और इसे इसी से क्लैरिटी आती है हमारे परसेप्शन में। आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ परसेप्शन एंड द वेज, ओके। So this is all about these topics. If you have any doubt, you can ask me in the chat box. And in the next session, in the next video, we will discuss more topics which will be important for the examination. Okay. So thank you so much. Bye, everyone.